A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. यानी इंसान वैसा ही बनता जाता है जैसी वो सोच रखता है, और ये बात छोटे या बड़े हर व्यक्ति पर लागू होती है। बिल्कुल। और आप जिंदगी में सफल तभी हो सकते हैं जब आप सफलता हासिल करने के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे। प्रीति, कुछ लोग जीवन के पॉजिटिव पहलुओं को ढूंढ ढूंढ कर अपनी जिंदगी में उत्साह को बरकरार रखते हैं, और कुछ लोग नकारात्मकता से इस कदर घिर जाते हैं कि कोई गलत कदम उठाने से भी नहीं चूकते। बिल्कुल पराक्रम, और हमें देखना होगा कि अगर हम अपने में और सब में बस खामियां ढूंढते रहेंगे तो अपनी काबिलियत का 100% कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने आसपास एक ऐसा नकारात्मक माहौल बना लेता है जो आसपास के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। इसलिए निराशा के अंधेरे को दूर करके आइए जरा आशाओं की किरणों को देखने की कोशिश करते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। आज से संसद टीवी पर हम हर रोज सुबह 8 बजे आपके साथ जुड़ेंगे, और आप मेरे और प्रीति के साथ देख सकते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम हेलो इंडिया। दिन भर की बड़ी भागदौड़ से पहले अब कुछ सुकून के साथ होगी दिन की शुरुआत, चाय की चुस्की के साथ हर छोटी बड़ी खबर का स्वाद। बिल्कुल, और पॉजिटिविटी के जो स्नैक्स हैं वो भी बनाएंगे दिन को और खास। करियर, साइंस, टेक, फाइनेंस की भी होगी क्लास। साथ ही जाने माने कलाकार घोलने आएंगे मुस्कुराहटों की मिठास। यानी होगी आपके काम की हर छोटी बड़ी बात। इसलिए हर रोज सुबह 8 बजे जुड़िए हमारे साथ। और पराक्रम, अगर हम देखें तो शुरुआत हम करेंगे एक पॉजिटिव खबर के साथ ही। और आज का समय जो है पराक्रम, वो कहीं ना कहीं देखें तो प्लास्टिक वेस्ट की समस्या से जूझ रहा है, और सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं ये काफी बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संकट है, और ऐसे में आज पॉजिटिव न्यूज में आपको बताते हैं कि गुजरात के सूरत के छात्रों ने क्या रास्ता निकाला है इस समस्या का निजात पाने के लिए। ये कलाकृतियां महंगे आइटम से नहीं बल्कि उस प्लास्टिक वेस्ट से बनी हैं जिसे हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी को बेचने के लिए स्टोर रूम में रख देते हैं। उसी प्लास्टिक से गुजरात के सूरत की आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक फैंटास्टिक आइडिया निकाला है और प्लास्टिक के कचरे को खूबसूरत रंगीन कलाकृतियों में बदला है। जो प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, जो रिसाइकल नहीं हो सकता, उसको हम रिसाइकल करें। तो हमने उस प्रकार से अलग अलग प्रोसेस की, डिज़ाइन प्रोसेस टू आर्किटेक्चर और इंटीरियर स्टूडेंट्स ने, जिसमें स्कल्पचर्स हैं, बैठने के लिए बेंचेस हैं, सर्पेंटाइन बेंचेस हैं। तो अलग अलग टाइप के जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़, गेम्स, चेस हो गया। तो हमने वो अलग अलग टाइप का डिज़ाइन किया एंड देन हमने उसको एग्जीक्यूट किया। इन छात्रों ने प्लास्टिक कचरे से न केवल ये कलाकृतियाँ बनाई हैं बल्कि ऐसी ईंट भी बनाई है जो प्लास्टिक के रैपर्स से तैयार होती हैं, और इन ईंटों के इस्तेमाल से इन्होंने बनाया है ये चेस बोर्ड भी। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को साफ भविष्य देना है तो ऐसे कदम उठाने ही होंगे। हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो जनरेशन, आने वाला जनरेशन है, वो प्लास्टिक फ्री या पोल्यूशन मुक्त लाइफ जिए, या उनको अच्छा बेहतरीन खाना मिले। तो ये प्लास्टिक को लैंडफिल में जाने का, अटकाने का स्टेप लेना अभी बहुत ज़रूरी है। एंड अगर हम प्लास्टिक का जितना अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं तो ये काम हम कर सकते हैं। सूरत के आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ऐसे कचरे से कारीगरी का काम प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था, जो अब मिशन बन चुका है। कला और पर्यावरण के लिए मुफीद प्लास्टिक के इस आर्ट फॉर्म को हर तरफ तारीफें मिल रही हैं। तो वेस्ट मटेरियल का बेस्ट यूज कैसे करना है प्रीति, ये सूरत के इन छात्रों से पूरा भारत सीख ले सकता है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी उसकी भी एक झलक नजर आती है। तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे जो प्लास्टिक की समस्या है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे करें। ये एक उदाहरण था छोटा सा। बिल्कुल, क्योंकि सूरत के छात्रों ने, जैसा आपने कहा, कि प्रेरणा हमें जरूर दी है, लेकिन हमें अपना बिट जरूर करना है, तभी हम जो प्लास्टिक की समस्या है उससे जरूर निजात पा पाएंगे। और अब इस अच्छी स्टोरी के बाद आइए बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं।
संसद टीवी के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद टीवी का शुभारंभ का दिन देश की संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश को संसद टीवी के रूप में संचार और संवाद का ऐसा माध्यम मिल रहा है जो लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में ही लोकतंत्र का जन्म हुआ और हमारे लिए लोकतंत्र सिर्फ संवैधानिक संरचना नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना है। संसद टीवी के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद टीवी के शुभारंभ का दिन देश की संसदीय प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश को संसद टीवी के रूप में संचार और संवाद का ऐसा माध्यम मिल रहा है जो देश के लोकतांत्रिक और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज के रूप में काम करेगा। भारत लोकतंत्र की जननी है और इसके लिए लोकतंत्र सिर्फ संवैधानिक संरचना नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना है। मुझे बताया गया है कि संसद टीवी की टीम ने इस दिशा में कई प्रोग्राम प्लान भी किए हैं। ये प्रोग्राम्स अमृत महोत्सव की भावना को जन जन तक पहुंचाने में काफी मदद करेंगे। साथियों, आप सब कम्युनिकेशन फील्ड के क्रिएटिव लोग हैं। आप लोग अक्सर कहते हैं कि कंटेंट इज किंग। मैं आप लोगों से अपने अनुभव की एक और बात कहना चाहता हूं। मेरा अनुभव है कि कंटेंट इज कनेक्ट, यानी जब आपके पास बेहतर कनेक्ट होगा, बेहतर कंटेंट होगा, तो लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते जाते हैं। ये बात जितनी मीडिया पर लागू होती है उतनी ही हमारी संसदीय व्यवस्था पर भी लागू होती है। संसद टीवी के लॉन्च के मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे जीवंत संसदीय लोकतंत्र है और संसद टीवी के उद्घाटन का ये आयोजन मीडिया और लोकतांत्रिक प्रणाली के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि शोरगुल के बीच आमजन की आवाज नहीं दबनी चाहिए और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करने वाली समर्थक और सार्थक बहस आवश्यक है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद टीवी संसद और जनता के बीच संचार की कड़ी होगा। उन्होंने कहा कि इस चैनल पर पंचायत और संसद से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस मौके पर संसद टीवी के सीईओ रवि कपूर ने संसद टीवी के उद्देश्य और योजनाओं पर रोशनी डाली। The expansion of media in our country, particularly the television, has been phenomenal. The recent emergence and rapid expansion of social media and digital media has added another dimension to real-time communication and sharing of information. Information with confirmation is more than ammunition. I am sure that the parliamentary television will provide information with confirmation and which is meaningful and constructive through its content. As Prime Minister rightly said, content is the connect. With the speed and the compulsion to be first with breaking news, occasionally overriding all other considerations, we are confronted with the challenges of fake news and sensationalism. Sensationalism means senselessness. This has to be understood by one and all. Separating truth from falsehood has become a real challenge. However, we can legitimately be proud of our press, which has jealously preserved its freedom over these years and given people multiple viewpoints on issues that matter. You present multiple viewpoints and leave the judgment to the people. That is my advice to the media. If this approach is followed, it will greatly enrich our democratic traditions. संसद टीवी
दूर दराज के क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के अभाव को दिखाएगा, तो दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी देगा। आज हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी युवा है। चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि हमारे युवा संसदीय गणतंत्र और उसकी कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक हो, संविधान को जाने, अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हो। हमारे युवा देश की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली अतीत से भी परिचित हो, हमारा यह भी प्रयास होगा। संसद टीवी के गठन से संसदीय कार्रवाई के प्रसारण का काम अब और प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। इसके अलावा चैनल के कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। साथ ही चैनलों के बजट में 25% से अधिक की बचत भी हो सकेगी। हमने संसद टेलीविजन पर छोटे बड़े लगभग 60 नए कार्यक्रमों के प्रसारण की योजना बनाई है। इन कार्यक्रमों का मुख्य आधार संसदीय प्रणाली, विधानसभाएं, स्थानीय स्तर पर काम कर रही लोकतांत्रिक संस्थाएं और विभिन्न देशों में लोकतंत्र की व्यवस्थाएं। इनके अलावा कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, योजनाएं, अर्थनीति से जुड़े कार्यक्रमों की एक लंबी सूची है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अपने देश के आमजन और विशेषकर ऊर्जावान युवकों को संसदीय गणतंत्र के प्रति जागरूक करना है और देश की समृद्ध संस्कृति से जोड़ना है। संसद टीवी के कार्यक्रम मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में होंगे। संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कामकाज, योजनाओं का संचालन और कार्यान्वयन, भारत की नीतियां, लोकतांत्रिक मूल्यों, अर्थव्यवस्था, राजनीति, इतिहास और संस्कृति के अलावा समसामयिक मुद्दों के साथ ही जनप्रतिनिधियों और राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। संसद टीवी OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध होगा और चैनल का ऐप भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर 81वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सर्वोच्च जनतांत्रिक संस्था होने के नाते हम देश की अन्य संस्थाओं के लिए आदर्श हैं। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपने कार्यों में अनुशासन और शालीनता के उच्चतम प्रतिमानों को बनाए रखने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुआ। और पराक्रम, जैसा हम कहते हैं कि खबरों के जो असल मायने हैं वो NEWS में है, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं से क्या खबर आ रही है। इसलिए आइए अब एक नजर डालते हैं राज्यों से आ रही मुख्य खबरों पर। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पाइस जेट की विशाखापट्टनम से मुंबई की पहली उड़ान को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही विशाखापट्टनम की आर्थिक उन्नति भी होगी। सिंधिया ने कहा कि उड़ान उड़े देश का आम नागरिक नीति के माध्यम से भारतीय नगरों का हवाई संपर्क बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ये फैसला दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बैठक में लिया। इसमें छोटी कक्षाओं के स्कूल फिर खोलने के बारे में विशेषज्ञ समिति के साथ चर्चा की गई। समिति ने इससे पहले दिल्ली में चरणबद्ध ढंग से स्कूल खोलने की सिफारिश की थी। असम सरकार ने अगले शुक्रवार को मेगा कोविड-19 टीकाकरण शिविर के दौरान 7 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। गुवाहाटी में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने बताया कि टीकाकरण के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 5 विशेषज्ञों और 10 चिकित्सकों का एक दल फिरोजाबाद भेज रही है, जहां पिछले 1 महीने में बुखार और डेंगू से 60 से अधिक लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टरों और विशेषज्ञों के इस दल को निर्देश दिया है कि वो तुरंत वहां पहुंचे और मरीजों की देखभाल के लिए 1 सप्ताह तक ठहरे। राज्य के अस्पतालों में 458 मरीज भर्ती हैं, इनमें से 163 मरीज डेंगू से पीड़ित हैं।
प्रीति, अब बात कर लेते हैं राज्यों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। और आपको बताते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग से सामान्य स्थिति की बहाली में मदद मिलेगी और आर्थिक गतिशीलता बढ़ेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से आपूर्ति प्रभावित हुई और औद्योगिक गतिविधियों में भी कमी आई है। पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। जानी मानी पत्रकार टाइम ने साल 2021 के लिए सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की सूची जारी की है। मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जगह दी गई है। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इससे पहले सोमवार को भी उत्तर कोरिया ने दूर तक मार करने में सक्षम एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। ब्रिटेन में भारतीय मूल के दोनों प्रमुख मंत्री प्रीति पटेल और ऋषि सुनक अपना विभाग बचाए रखने में कामयाब रहे हैं। हालांकि दोनों के खिलाफ नकारात्मक खबरें हफ्तों से चर्चा में थी। मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने विदेश मंत्री डोमिनिक राब को हटाकर उनके स्थान पर लिज ट्रस को लिया है। राब को प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनके पास कानून मंत्रालय भी होगा। और अब इन तमाम बड़ी और अहम खबरों के बाद बात आज की बात की और जानते हैं आज का दिन क्यों है खास और आज कौन से बड़े और अहम कार्यक्रम होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। वो रक्षा कार्यालय परिसर अफ्रीका एवेन्यू का दौरा करेंगे और सेना, नौसेना, वायुसेना और सिविल अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संयुक्त समिति की बैठक आज संसदीय सौध में आयोजित होगी। तो अहम बैठक होनी है जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर है और संयुक्त समिति की बैठक आज संसदीय सौध में आयोजित होगी। आज वर्ल्ड ओजोन डे है। ओजोन लेयर की रक्षा करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्या है ओजोन परत? अगर हम ये जाने तो ओजोन परत वो सुरक्षा कवच है जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी को बचाती है। अगर ये परत ना हो तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को कई तरह की त्वचा संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिक इस लेयर को होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इस परत के बिना पृथ्वी पर जीवन मुमकिन नहीं होता। इस साल की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अब एक ऐसे कोर्स से बने रहने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब वो एक ही कोर्स में सिमटकर यदि वो नहीं रहना चाहते तो उनके पास विकल्प बेहतर है। यानी कि छात्रों को ये सुविधा होगी कि बीच में अपना कोर्स छोड़ सकते हैं और अगर छात्र चाहें तो दोबारा कोर्स शुरू भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसी तमाम पहल हैं, तमाम कोशिशें हैं जो छात्रों के लिए की जा रही हैं पराक्रम। और हम भी चाहते हैं कि छात्रों के पास अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर जो विकल्प हो, जो रास्ते हों, उनको लेकर सब कुछ उन्हें पता हो, यानी कोई कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए हम हेलो इंडिया में छात्रों के लिए सेगमेंट लेकर आए हैं करियर मंत्रा। और आज हम जैसा अभी हमें पराक्रम ने बताया कि किस तरह से दोबारा कोर्स शुरू कर सकते हैं छात्र, और इसके बारे में हम बताएं तो इतना ही नहीं पराक्रम, जो पढ़े गए कोर्स हैं उसके क्रेडिट के आधार पर किसी नए कोर्स में भी छात्र चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम पर अमल शुरू किया है। आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में अपने करियर एक्सपर्ट से। उच्च शिक्षा में वैश्विक मापदंडों को कायम करने के लिए नए शैक्षणिक सत्र यानी साल 2021-22 से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम को सिर्फ वही संस्थान अपना सकेंगे जिन्हें NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल की A रैंकिंग मिली होगी।
या नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हों। देश में मौजूदा समय में नेक की ए रैंकिंग और NIRF की शीर्ष की 100 रैंकिंग में 351 विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं। इस स्कीम के तहत ऐसे किसी भी संस्थान के किसी भी कोर्स में दाखिला लेने पर छात्रों का अपने आप ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में खाता खुल जाता है। दिलचस्प बात ये है कि ये एकेडमिक बैंक भी कमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा, जिसमें जमा अपने एकेडमिक क्रेडिट को छात्र कभी भी खर्च कर सकेंगे। साथ ही छात्र इसे खुद ही ऑपरेट भी कर सकेंगे। इस दौरान छात्र के पुराने कोर्स का जो भी क्रेडिट होगा, उसका बेनिफिट छात्र के नए कोर्स में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने अभी दिखाया कि किस तरह से उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अब एक कोर्स से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। तो ये वो न्यूज थी जो आपके काम की थी, यानी न्यूज यू कैन यूज। आगे भी हम करियर की बात करेंगे अपने करियर मंत्रा सेगमेंट में, लेकिन पराक्रम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बिल्कुल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। Legislative matters of states, critical issues, state assemblies discuss and debate. Significant legislations cleared by state legislatures. What is the relevance and the impact on people? Watch the assembly debates on Sansad TV. The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people, laws that everyone should know. Watch 75 years, laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और प्रीति, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना 16 सितंबर के इतिहास को खंगाला जाए, यानी कि आज की तारीख इतिहास के पन्नों में क्यों है खास। आइए पलट कर देखते हैं। 16 सितंबर 1795 ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1821 में मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी, यानी कि आज ही के दिन मैक्सिको का स्वतंत्रता दिवस भी है। बिल्कुल। और आज ही के दिन 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेश ने दास प्रथा को समाप्त किया था। 16 सितंबर 1963 में फेडरेशन ऑफ मलय में उत्तरी बोर्नियो, सारावाक और सिंगापुर मिलाकर नया देश बनाया गया। मलय में सिंगापुर का सी मिलाकर मलेशिया किया गया। हालांकि 1965 में मलेशिया अलग हो गया था। वहीं थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें तो 16 सितंबर 1967 में सोवियत संघ ने पूर्वी कजाक में परमाणु परीक्षण किया। सोलह सितंबर वर्ष 2009 में दुनिया भर में भारत को एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने वाले अतुल्य भारत अभियान को ब्रिटिश सरकार ने पुरस्कृत किया था आज ही के दिन। हमने इतिहास के पन्नों को तो पलट कर देखा कि 16 सितंबर की तारीख के मायनों में खास है अलग अलग देशों के लिए, और हमने देखा भारत के लिए भी। और इस सेगमेंट के बाद अब थोड़ी सी बात कुछ संगीत की मिठास की हो जाए पराक्रम। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कला अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो कि सुकून भी देती है। और आज के कलाकार में प्रीति, आज के जो हमारे
खास कलाकार हैं वो हैं ध्रुपद गायक पंडित प्रेम कुमार मलिक। दरभंगा घराने के पंडित प्रेम कुमार मलिक देश विदेश के मंचों पर ध्रुपद गायकी से समा बांध देते हैं और भावी पीढ़ी को भी इसका प्रशिक्षण देते हैं। तो हमने देखा किस तरह से पंडित प्रेम कुमार मलिक एक बार फिर से हमें उस ध्रुपद की दुनिया में लेकर गए हैं। और अच्छी बात यह है कि पंडित मलिक ये बताते हैं कि भावी पीढ़ी, कई ऐसे नौजवान हैं जो ध्रुपद में और इस तरह की गायकी में, इस तरह के संगीत में इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो उन्हें भी ट्रेनिंग देते हैं। और प्रीति, मुझे लगता है कि इस तरीके के जो संगीतज्ञ हैं वही हमारे भारत की जो पारंपरिक जो संगीत रहा है उसको जीवंत बनाते हुए आने वाली पीढ़ी को भी इस विरासत को सौंप कर जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको ले चलते हैं बोलिविया की एक अनोखी शादी में, जहां एक जोड़े ने शादी के लिए एक अनोखी जगह चुनी और ये जोड़ा शादी करने के लिए पहुंचा एक ऊंचे पहाड़ पर। और इसके बारे में तमाम और भी अहम बातें हैं जो आप चलते चलते तस्वीरों में आप देखेंगे। अनोखी शादी में दूल्हा दुल्हन को पहाड़ पर चढ़ने में जो है वो 3 दिन लगे और वहां तक शादी का सामान पहुंचाना भी काफी मुश्किल रहा है। तो ये किस अनोखे अंदाज में शादी की गई है आप जरूर देखिए हमारे सेगमेंट चलते चलते में। और मुझे और प्रीति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।